राम राम जी। मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो दरअसल आज ना मैं अपने एक पुलिस अफसर दोस्त से बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, जी इस केस में क्या होगा, ये विनोद फोगाट वाले में, बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट एंड कंपनी। आए मैं लुट गई, आए मैं बर्बाद हो गई, आए तो मेरी तो इज्जत लुट गई वाले केस में। तो बोले, जी पुलिस प्रोसीजर क्या है, ऐसा जब कोई आरोप लगता है तो उसमें पुलिस की कार्यशैली क्या होती है, मैं ये वीडियो आज इस पे बनाते हैं। तो अगर तो जी ताजा ताजा मामला है, या मैं तो लुट गई बर्बाद हो गई 2 घंटा पहले या पिछली रात, तो सिंपल मौका वारदात पे पुलिस जाएगी। सबसे पहले पीड़िता का मेडिकल होगा, वेजाइनल स्वैब सैंपल लिए जाएंगे, फोरेंसिक एविडेंस लिया जाएगा, घटना स्थल पे जो कपड़े हैं वो, और पीड़िता ने जो कपड़े पहने हैं, जो चद्दर बिस्तर थे उनके सबको उनको सील किया जाएगा। उस पे अगर सीमन के कोई जो ड्रॉप्स निशान है तो वो सारे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। तुरंत सारा मौका वारदात को सील करके वहां से तमाम एविडेंस फॉरेंसिक टीम उठाएगी। जो एक्यूज्ड है जब भी वो पकड़ा जाएगा उसका मेडिकल कराया जाएगा। विक्टिम का मेडिकल तो पहले ही हो गया, और विक्टिम के मेडिकल में कोई एक्सटर्नल इंटरनल इंजरीज हैं, उसके बाद अगर कोई छीना झपटी नोच खसोट हुई है तो पूरी वो जो मेडिकल हो गया। उसके बाद जो विक्टिम होती है ना, उसके नाखूनों के अंदर से सैंपल लिया जाता है कि क्या एक्यूज्ड के, जो दोषी है जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, उसकी स्किन का कुछ, आप किसी को भी ऐसे नोचो उसके शरीर पे तो उसकी स्किन आपके नाखूनों में फंस जाती है, और उसके बहुत छोटा से छोटा मतलब सूक्ष्मतम अगर जरा सा भी एक हिस्सा आ गया तो भी वो फॉरेंसिक एविडेंस में आ जाता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स, सीमन, थूक, है ना, सलाइवा, और बॉडी डिस्चार्जेस, विक्टिम के डिस्चार्ज, एक्यूज के डिस्चार्ज, ये तमाम सैंपल्स में आ जाते हैं, और मौका वारदात पे इसके सैंपल मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा आजकल सीसीटीवी एविडेंस, फोन का एविडेंस, दुनिया भर के एविडेंस पुलिस इकट्ठी करती है। ये तो वो होता है जबकि केस अभी ताजा हो, एकदम ताजा, जहां ये तमाम चीजें मेडिकल कराने का, अभी जैसे अभी तुरंत का घटनाक्रम है तो ये मेडिकल हो जाएगा। अब मी टू का केस हो कि आए मुझे तो अब एहसास हुआ जी 10 साल पहले मेरे के लिए न्यू होया था, मी टू वाले केसेस। हाय मैं लुट की बर्बाद होगी, क्यों जी 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब ऐसे में सब एविडेंस कहां से लाएगी पुलिस, या विक्टिम के पास क्या एविडेंस होगा? तो अगर तो कोई है तो भैया प्रस्तुत करो। अब 10 साल पहले हुआ था, उसका क्या एविडेंस प्रस्तुत करेगी विक्टिम, या पुलिस एक्यूज को पकड़ने जाएगी? तो भैया तो उस केस में एविडेंस देना जो है ना विक्टिम का काम होता है, कि अगर आप कोई आरोप लगा रही हैं एक्यूज्ड पे तो भैया उसका एविडेंस आप देंगी। तो आमतौर पे ऐसे में एविडेंस होता नहीं है। अच्छा, इस बात को पुलिस भी समझती है और जुडिशरी भी समझती है। मेरे वो पुलिस वाले मित्र समझा रहे थे, बता रहे थे कि भैया ये जो पुराने केसेस आते हैं ना, या वैसे भी जब भी इस प्रकार का कोई केस आता है तो उसमें 98% केसेस में कन्विक्शन नहीं होता। 98% केसेस में एक्यूज्ड छूट जाया करते हैं।
और पुलिस और जुडिशरी भी इस बात को समझती है कि 98% केसेस असल में फर्जी होते हैं, इसलिए छूट जाता है आदमी। तो साहब ये तो हुई आम बात। तो जब 10 साल पुराने ऐसे केसेस आते हैं ना, जो पुराने वाले 10 साल या कितने भी दिन पुराना हो, जब पुराने केसेस आते हैं, तो जो पुलिस प्रोसीजर है वो ये है कि पुलिस कहती है कि जी हम क्यों बहस करने जाएंगे, तो हम महिला की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। लो जी, हमने दर्ज कर ली, आपने कही हमने कर ली, हम क्यों आपसे बहस करने जाएं, हम क्यों मॉरल पुलिसिंग करें, हम क्यों आपको पाठ पढ़ाएं। आप कह रही हो आपके साथ हुआ, हमने मान लिया जी हाँ हुआ, आ जाओ। आपने एफआईआर लिखाई, हमने दर्ज कर ली। पर हम ऐसे केस में एक्यूज्ड को, सो कॉल्ड एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करते, हम अरेस्ट नहीं करते। हम उसको बोल देते हैं आ जाओ जी, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, आओ जांच में सहयोग करो, तो वो बंदा भी आ जाता है। उसके बाद अब कल को वो बंदा हमारे पर आरोप, पुलिस तो बेचारी दो धारी तलवार पे चल रही है ना। अब जो सो कॉल्ड विक्टिम है वो भी पुलिस को कटघरे में खड़ा करेगी, आरोप लगाएगी कि इसने मेरा साथ नहीं दिया। जो एक्यूज्ड है वो भी पुलिस पे आरोप लगाएगा, इनने मुझे जबरदस्ती फंसा दिया। तो पुलिस सबसे पहले अपनी खाल बचाती है। तो मेरे वो पुलिस वाले मित्र बता रहे थे कि हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम करते हैं किसी मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराते हैं। किसी मजिस्ट्रेट के सामने जब एक विक्टिम बयान देती है उसको 164 का बयान बोला जाता है। मतलब अब हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, हम तो कहते हैं कि जी ये इसने कही और मजिस्ट्रेट साहब के सामने कही, मैं क्या करूं। अब तो ओनस मजिस्ट्रेट के सामने आ गया ना, मजिस्ट्रेट के ऊपर बात चलेगी कि जी इसने बयान दिया और मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया, जज साहब के सामने दिया बयान, हम क्या करें। तो 164 का और अब इसमें एक बात और होती है, अब 164 का बयान अगर 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो गया तो एक्यूज्ड को अब उस बयान से मुकरना आसान नहीं होता। चलिए, अब आप इतना आसानी से उससे मुकर नहीं सकते क्योंकि आपने कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और आमतौर पे इसमें एविडेंस मिलते नहीं है। लड़की या महिला सिर्फ अपने मुंह से कह ही तो रही है ना मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कन्विक्शन के लायक एविडेंस मिलते नहीं है। एक्यूज्ड 98% केसेस में बरी हो जाते हैं। अच्छा जी, अब एक बार जब एक्यूज्ड बरी हो गया, जुडिशरी ने फैसला दे दिया कि नहीं कोई ऐसा काम नहीं हुआ था, फिर साहब जो एक्यूज्ड था, जो कि अब बाइज्जत बरी हो गया, उसके पास ये ऑप्शन खुला रहता है कि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे और जैसी उसकी औकात है उस हिसाब से कर दे। अगर बड़ा आदमी है तो 10, 20, 50, 100, 200 करोड़, 1000 करोड़ का भी कर सकता है, जितनी उसकी मानहानि की वैल्यूएशन लग जाए या जितनी उसकी औकात है उतना बड़ा मुकदमा, या जितना वो आपको दौड़ा सकता है उतना बड़ा मुकदमा मानहानि का आपके ऊपर कर देगा, अगर वो एक बार कोर्ट से बरी हो चुका तो। अच्छा, उसमें एक बात उन्होंने और बताई कि अगर ऐसा कोई मीटू का जो ऐसे केस आता है ना पुराने केसेस में, तो हम एक बात का और ध्यान रखते हैं कि जहां पे इंसिडेंट की अकरेंस हुई है, जिस थाने में, जिस क्षेत्र में, मतलब अगर लखनऊ में हुई, देवरिया में हुई, बहराइच में हुई, गोरखपुर में हुई, या सिवान में हुई, या सिलीगुड़ी में हुई, तो उसी थाने में वहीं उसी जगह मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली में नहीं होगा, हरियाणा पंचकुला में नहीं होगा। अब आ जाते हैं विनेश फोगाट एंड कंपनी पे, वापस अपने पहलवान जी लोग पे। तो साहब पहलवान जी लोग ने बोल दिया जी अध्यक्ष जी ने न्यू न्यू कराया, ना मेरे साथ नहीं कराया जी, मैं तो एकदम
सीता जी और सावित्री जी की तरह पाक साफ हूं, और ये जो 2-4 बैठी है ये भी बिल्कुल पाक साफ है, पर मेरे को पता है कुछ के साथ हुआ। यही तो है ना आरोप। हालांकि जब पहले दिन ये धरने के बाद जब पहली बार ये अनुराग ठाकुर से मिलने गए तो अनुराग ठाकुर ने भी यही बोला था कि जी आप अपने आरोपों के पक्ष में आपके उसमें एविडेंस लेके आइए और आप आरोप मत लगाइए, आप विक्टिम को सामने लेके आइए, विक्टिम को आरोप लगाने दीजिए। बोले जी विक्टिम की इज्जत का सवाल है, विक्टिम आना नहीं चाहती। तो बोले भैया अगर विक्टिम नहीं आएगी तो फिर हम किस आधार पे किसी को सस्पेंड कर दें, टर्मिनेट कर दें, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग कर दें, विक्टिम तो ले आओ। तो जी ये 2 दिन जद्दोजहद में लगे रहे पहलवान जी लोग, विक्टिम कोई सामने नहीं आई। हालांकि ये बोलते रहे ना ना हमारे पास तो बहुत सबूत है। वो शीला दीक्षित के पास थे ना सबूत, 300 पेज का इतना मोटा पुलिंदा था, इतना मोटा केजरीवाल के पास। तो इन बोले जी हमारे पास तो 3000 पेज के हैं, शीला दीक्षित से भी ज्यादा सबूत थे इनके पास। बोले जी 2-4 नहीं 1 दर्जन है विक्टिम्स तो, पर आज तक आई नहीं सामने। अब क्या होगा साहब? तो साहब अब गवर्नमेंट ने, खेल मंत्रालय ने 2 कमेटियां बना दी, एक आईओए वाली बन गई, एक खेल मंत्रालय वाली बन गई। अब ये न्यू कहते हैं जी हमारे से पूछ के नहीं बनाई। तो ना एक तो खेल मंत्रालय ने इनको ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। उसने बोला भैया तुम्हारे से पूछ के नहीं बनेगी, खेल मंत्रालय जो उचित समझेगा, जो न्याय संगत होगा, जो संवैधानिक होगा, हम उस हिसाब से बनाएंगे। हालांकि खेल मंत्रालय ने भी सफाई दी है कि ऐसी बात नहीं है, ये नाम आपने ही सुझाए थे। उन्होंने बकायदा इसका स्पष्टीकरण दिया है। ये ट्वीट करते फिर रहे ना कि हमसे तो पूछा ही नहीं और कमेटी बना दी। तो कायदन तो आपसे पूछ के कमेटी बननी नहीं चाहिए। कमेटी आपकी कमेटी नहीं होनी चाहिए, कमेटी निष्पक्ष होनी चाहिए। मेरा आदमी हो कमेटी में या उसका आदमी हो, ना उसका हो ना मेरा हो, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच ना आपके फेवर में टिल्टेड होनी चाहिए, ना एक्यूज्ड के फेवर में। इसलिए जांच कमेटी बनाई जाएगी तो वो आपसे पूछ के नहीं बनाई जानी चाहिए कायदन। खैर साहब वो आपने वो ये कहते हैं कि आपने, इनको जो मुख्य आपत्ति है वो है योगेश्वर दत्त पहलवान से। अच्छा भाई रेसलिंग में योगेश्वर दत्त को अगर ना बनाए तो और किसको बना दे भाई? यहाँ तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही मेडल विनर हो गया ना। हम इतने बड़े पहलवान हैं, मीडिया में तो एक बहुत बड़ी बात चल रही थी, हो इतने बड़े मेडलिस्ट, इतने बड़े पहलवान, ये क्या झूठ बोलेंगे? मतलब ये होली काऊ, हमारे देश में ना एक होली काऊ का एक कॉन्सेप्ट आ गया है। हो इतना बड़ा मेडलिस्ट है, अरे ये देश की बेटी है, ये क्या झूठ बोलेगी? ये कौन सा क्राइटेरिया होता भैया? ये किसने कह दिया देश की बेटी झूठ नहीं बोलती? ये जो बहुत बड़ा मेडलिस्ट है वो झूठ नहीं बोलता? मारा था एक मेडलिस्ट जेल में हत्या करके। तो भैया ये एक तो होली काऊ बनना बंद करो। ये जो आप इमोशनल बातें करके जो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं ना, हो मुन्ना तो जी ये 5000 उठा बैठी मारता हूं मैं, इतना बड़ा त्याग कर रखा है देश खातिर, बताओ मैं खड़ा कर दिया। तो भैया यू आर नॉट अ होली काऊ। और ये कि चूंकि मैं बहुत बड़ा मेडलिस्ट हूं, चूंकि मैं 5000 उठा बैठी रोज मारता हूं, इसलिए मैं झूठ ही नहीं बोल सकता। हाय मैं जंतर मंत्र में बैठा हूं। तो डोंट ट्राई टू बी ए होली काऊ। कानून की निगाह में सब बराबर है। एक अदना से आदमी की भी वही वैल्यू, उसके आरोप का भी वही महत्व, वही संज्ञान लिया जाएगा जो मुकेश अंबानी का लिया जाएगा, अडानी का लिया जाएगा, या किसी ओलंपिक मेडलिस्ट का लिया जाएगा। लोकतंत्र में सब बराबर है। तो इन्होंने कहा जी हमसे पूछ के कमेटी नहीं बनाई, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तो फिर योगेश्वर दत्त पे आप भरोसा क्यों नहीं करते जी? तुम होली काऊ हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तो योगेश्वर दत्त क्यों झूठ बोलेगा?
या योगेश्वर दत्त को आप कैसे मान सकते हैं कि वो निष्पक्ष होकर कमेटी में काम नहीं करेगा? इसलिए आपका ये जो आरोप है ना कि हमसे नहीं पूछकर कमेटी बनाई, ये टिकने वाला नहीं है। अच्छा, अब आगे होगा क्या? अब आगे तब होगा ये कि दोनों कमेटियां, और बाई चांस दोनों की अध्यक्ष शायद मैरी कॉम है ना, उसकी भी इसकी भी, तो दोनों कमेटी अपना काम शुरू करने की। ये जो निगरानी कमेटी है खेल मंत्रालय वाली, इसका एक काम और है कि इसने WFI के जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, रोज के जो कामकाज होते हैं, उनको भी करना है। और अभी क्रोएशिया टीम जानी है वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में, तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने इस कमेटी को भेज दिया है UWW को नाम कि जी हमने ये कमेटी बनाई है और अगले 1 महीने तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही है, ये लोग काम करेंगे। तो उन्होंने बोला हमें मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली एक आदमी बता दो, हम जिसके साथ पत्र व्यवहार करेंगे या अगले 1 महीने तक अगर UWW को कोई WFI से काम पड़ेगा तो हम किसको कांटेक्ट करें, किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करें, खाली उसका नाम बता दो, वो चाहे जो हो। तो भाई कमेटी में तो एक की पहलवान जी हैं, योगेश्वर दत्त जी। अब मैरी कॉम बेचारी रेसलिंग का क्या काम करेगी? तो अपना योगेश्वर दत्त जी और प्लस वो कमेटी अपना उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम कदम देखेगी। इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं की जांच और हरेसमेंट की इसकी उसकी जांच, प्लस महिलाओं के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जांच करने के लिए गवर्नमेंट का दबाव है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करो। तो साहब ये आरोप लगाने वालों को समन देकर, मतलब नोटिस देकर अपने पास प्रस्तुत होने के लिए कहेंगे कि आइए। और अब तक तो आपने मुंह जबानी जबान खर्च की है ना, अब जरा लिखित में अपने आरोप लगाइए, लिख के दीजिए। हालांकि उन्होंने IOA को एक चिट्ठी लिख के भी दी है, पर वो आरोप वेग थे कि जी हमारा हरेसमेंट करते हैं। तो बोले नहीं नहीं, अब आप स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताइए कि ऐसा इन्होंने क्या किया जिसको कि आपका हरेसमेंट हो गया, कि आप जिसको हरेसमेंट मानती है। प्लस वो स्पेसिफिक उस व्यक्ति को सामने लाइए जिसका उत्पीड़न हुआ है। अब यहीं पे असली पेच फंस रहा था। ये पहले कह रही थी ना 2-4 थी, फिर 1 दर्जन हो गई थी। कमेटी के सामने आके आरोप लगाने वाली, FIR करने वाली, एविडेंस देने वाली, या ये स्वीकार करने वाली कि हाँ जी मेरे साथ हुआ, ऐसा बोलने वाली कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, अगर बोल भी दे कि हाँ जी मेरे साथ हुआ, तो एविडेंस कुछ नहीं है। तो अब इसमें 2 बातें होंगी ना, या तो उस कमेटी के सामने कोई विक्टिम आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो जो जांच कमेटी है वो पूछेगी भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, और फिर वो अपना एक निर्णय दे देगी। WFI के बारे में जो भी उसको टिप्पणी करनी होगी कर देगी, अध्यक्ष जी के बारे में जो भी टिप्पणी करनी होगी कर देगी, या वो ये कह देगी कि जाओ भैया थाने में FIR करो। फिर ये मामला कानूनी दांवपेच में फंस जाएगा और फिर एविडेंस देना, आरोप लगाने वालों के ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाएगी कि भैया एविडेंस दो। पर अब तक जो भी उनका जो रंग ढंग क्रियाकलाप है, उन्होंने अब तक न तो कोई एविडेंस दिया है, न कोई विक्टिम प्रस्तुत किया है, न उनके पास कोई एविडेंस है। अगर होता तो अब तक वो थाने में जाके FIR कर चुके होते। तो अब सब अगले 1 महीने में पता चलेगा कि पहलवान जी लोग FIR कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर FIR नहीं होगी
तो ये मामला 30 दिन के अंदर अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा। जब आपके पास ना कोई विक्टिम है ना कोई प्रूफ है, तो लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना ही पहुंचना है। यदि आप थाने में जाके एफआईआर कर देते हैं, फिर वो कानूनी प्रक्रिया चलेगी, फिर उसमें एविडेंस देना आपके ओनस होगा। आप देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो सामने वाला बरी होके आ जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। और अगर वो बाइज्जत बरी हो गया, जिसके कि 99.999% चांसेस है, वैसे तो 100% है, तो फिर वो कितने की मानहानि आप पे ठोकेगा, इसका हिसाब आप लगा लेना। एक बात तय है कि इस पूरे प्रकरण में ना राजनीति खूब हो रही है। कल खाप पंचायत वालों ने अल्टीमेटम दे दिया हरियाणा सरकार को कि अगर संदीप सिंह को अरेस्ट नहीं करोगे, संदीप सिंह जो खेल मंत्री है, तो हम झंडा नहीं फहराने देंगे। उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मेरे जो मित्र थे ना, वो पंचकुला पुलिस में ही हैं, बड़े अधिकारी हैं। वो बता रहे थे, भाई एविडेंस तो कौन है, आरोप ही आरोप तो लगा रही है। अब तक अपने आरोपों के पक्ष में एक भी एविडेंस, न तो डिजिटल, न फिजिकल, न कोई फोरेंसिक एविडेंस अब तक विक्टिम नहीं प्रस्तुत कर पाई है। खाप पंचायत कहती है ना ना, आरोप लगा दिए तो अरेस्ट करो। अरे भैया, आरोप लगाने पे कोई कैसे अरेस्ट कर लेगा? कुछ तो एविडेंस दोगे। तो अगर अरेस्ट नहीं करोगे तो 26 जनवरी भी झंडा नहीं फहराने देंगे। तो सब ताल ठोक रही है कौन? खाप पंचायत। तो सब ये पहलवान जी लोगों का जो प्रकरण हुआ ना, इसमें मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाने से पहले ना, संदीप सिंह वाला जो है ना केस, वो दैट वाज द पायलट प्रोजेक्ट, कि पहले एक बार संदीप सिंह पे ट्रायल करके देख लेते हैं। तो उन्होंने संदीप सिंह पे जो भी आरोप लगवाए, और ये पहलवान जी लोगों से ऊपर के लेवल की बात है। हरियाणा की पॉलिटिक्स के कुछ लोगों ने ये गेम खेली और पहले संदीप सिंह पे आरोप लगवाए, और खट्टर साहब ने तो वो तो पहले आरोप लगते ही उन्होंने बोलिया भाई चार्ज दे दो। तो चूंकि खेल मंत्रालय के चार्ज से मुक्त कर दिया, तो इनको लगा हाँ हरी झंडी हो गई जी। अगर हम संदीप सिंह को खेल मंत्रालय के चार्ज से मुक्त करा सकते हैं, तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को भी प्रेसिडेंटशिप से, WFI की प्रेसिडेंटशिप से मुक्त करा लेंगे। उन्होंने कहा हाँ चलो, लोहा गर्म है, कर मार दो चोट। पर तब ये ना, मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को जज करने में थोड़ी सी गलती कर गए। ब्रजभूषण सिंह इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है संदीप सिंह जैसे। संदीप सिंह तो he was simply a player without any political backing. उनका कोई राजनैतिक रसूख नहीं है, या अपने क्षेत्र में वो जननेता नहीं है। ब्रजभूषण सिंह पिछले 30, 35, 40 सालों से जमीन की राजनीति कर रहे हैं, और जमीन के नेता हैं, और अपने इलाके में कम से कम 4 या 5 संसदीय सीटों पर होल्ड रखते हैं। 4 संसदीय सीट का मतलब होता है लगभग 30 विधानसभा सीट। तो सब 4 संसदीय और 30 विधानसभा सीट जिताने या हरवाने की कुवत रखते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। तो वही शोले फिल्म की बात है साहब, कि वो कोई बकरी का बच्चा नहीं है संदीप सिंह की तरह, जिसको तुम दौड़ा के पकड़ लोगे। और इस सारी गेम में मूल में तो सब पॉलिटिक्स ही है। आप हाँ कहो चाहे ना कहो,
हमारे बेचारे भोले भाले पहलवान जी लोग राजनीति का मोहरा बन गए। अरे भैया, अपनी उठा बैठी मार लो, जाओ अपनी पहलवानी कर लो। पता है क्यों? क्योंकि थारे पीछे 10-10 थारे वजन में बैठे हैं, तारी गर्दन पे गोडा टेकन ताई। मैंने पहले भी बताया था, ये सारे फुके कारतूस हैं। और एक बात और बता दूं, आज करा लो नेशनल्स, ये जितने वहां बैठे थे ना, मान लो 10 बैठे थे, 10 में तो खैर 3 ही 4 थे एक्टिव, 5, जितने भी वहां बैठे थे उनको नेशनल खिला दो, गारंटी कहता हूं 80% का गोल्ड नहीं आवा नेशनल्स में। और बड़ी पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जितने वहां बैठे थे, अगर 10 थे ना, तो 2 का गोल्ड ही सिर्फ गारंटेड है, 8 का नहीं आओगा। सिल्वर के लिए भी तरस जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20-20, 22-22 साल के छोरे उड़ताल ठोक रहे हैं, आपकी गर्दन पे गोड्डा धरने को तैयार बैठे, और कई ने तो धर दिया है। पिछले ट्रायल भूल गए, मुश्किल से 1-1 पॉइंट से जीते हो, बड़ी मुश्किल से। तो भैया अपनी बूढ़ा प्रैक्टिस कर लो, जो थोड़ा बहुत पोटाश बची है ना, उन उड़ा खाड़े में दिखा दो, नहीं तो नए बालक मोर बना के ना मैट पे उड़ा चलता कर देंगे। अपनी पहलवानी कर लो, इस राजनीति में कुछ नहीं रखा। इस राजनीतिक शतरंज के प्यादे मत बनो, शहीद हो जाओगे, कोई माड़ा घालनिया भी नहीं बचेगा। एक है उड़ा जेल में बैठा, देख लियो क्या हाल हो गया, कौन बुझा है, सारी पहलवानी लिकड़गी, जित लिकड़िया कर वहीं से लिकड़गी, सारी गुंडागर्दी, सारी दादागिरी, सारी स्टारडम। याद है ना जब आया था मेडल जीत के, क्या स्वागत होया था। और उस दिन भी याद है ना जिस दिन पकड़ा गया था, तौलिया मुंह पे लपेट रखा था, याद है ना। तो देश ने आपको इज्जत बख्शी है, उस इज्जत का कबाड़ा मत करो भैया। और पॉलिटिक्स करनी है तो आ जाओ ना, सरेआम पर करो ना, राजनीति में आ जाओ, लड़ो इलेक्शन, पार्टी करो ज्वाइन। विजेंद्र सिंह ने भी तो कर ही रखी है। राजनीतिक दलों का मोहरा मत बनो, ये बड़े निर्दयी लोग हैं, तुम्हारी 1 मिनट में बलि चढ़ा देंगे, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो सब आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी प्रकरण में या किसी नए प्रकरण में। थैंक यू वेरी मच।